हेलो एवरीवन। आज का हम द हिंदू पेपर के आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला आर्टिकल गोदावरी रिवर के ऊपर है, क्योंकि गोदावरी में बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है जिससे तेलंगाना के लोग बहुत ग्रसित हो गए हैं। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो गोदावरी के बेसिक्स देख लेते हैं। हर रिवर के बेसिक अगर हम पर डे देखते हैं तो उससे हमारी नॉलेज स्ट्रेंथन होगी और उससे हम आगे कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो जैसा कि गोदावरी रिवर के ऊपर आर्टिकल था, तो उसमें गोदावरी रिवर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं। पहला क्या है, गोदावरी जो है पेनिनसुलर रीजन की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आप एक बात जान लीजिए, पेनिनसुलर रीजन जो है वो इंडिया का तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये देखिए, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, और यहाँ तेलंगाना और अदर स्टेट। तो ये गोदावरी ऐसे जा रही है। तो ये बताया गया है कि गोदावरी जो है उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। और इसका बेसिन देख लीजिए कि बेसिन जो है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। बेसिन जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी यनम में स्थित है। अब आप यहाँ पर देखिए कि गोदावरी जहाँ से जा रही है केवल वहीं बेसिन नहीं होता है। बेसिन का मतलब होता है उसकी ट्रिब्यूटरीज भी जहाँ से जाएंगी उसको हम बेसिन कहते हैं। तो गोदावरी का बेसिन मध्य प्रदेश तक है। आप अगर मैप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश गोदावरी के इर्द गिर्द नहीं दिखेगा, मगर उसकी ट्रिब्यूटरी वहाँ से आके मिलती हैं, इसलिए उसके बेसिन में मध्य प्रदेश इंक्लूड किया जाता है। यनम में भी है पुदुचेरी का। आप सोचेंगे आप पुदुचेरी तो नीचे है तमिलनाडु, मगर आप पुदुचेरी को देखेंगे जब, तो यनम जो डिस्ट्रिक्ट है, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अब आपको इसकी लोकेशन देखना है इंडिया के मैप पे कि आंध्र प्रदेश में यनम कहाँ पर है, ठीक है। अगला रीजन, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो रिलेटेड है क्या कहते हैं, हिल से। जो ये नॉर्थ में गोदावरी बाउंडेड है वो सतामाला हिल, अजंता रेंज और महादेव हिल्स से घिरा हुआ है, जबकि इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है और इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। जैसा कि मैंने बताया, ये इधर पानी है, उधर पानी है, और आगे जो है हिल्स वगैरह नॉर्थ की लैंड्स हैं, ठीक है। अब इसका ओरिजिन कहाँ होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओरिजिन अक्सर पूछता है किसी भी रिवर का ओरिजिन किस स्टेट से होता है। तो इसका ओरिजिन जो है त्र्यंबकेश्वर जो एक एरिया है नासिक का, वहाँ से होता है इसका ओरिजिन, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है, पूरी लेंथ गोदावरी की जो है। ये यहाँ पर हमने देखा कि गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से। और इसको दक्षिण गंगा कब कहा जाता है, और ये पेनिनसुलर रीजन की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रिब्यूटरी क्या है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी जो है उसमें मंजरा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मंजरा, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है मंजरा। बाकी जो है छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो मंजरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी निज़ाम सागर जो तेलंगाना में स्थित है, निज़ाम सागर एक डैम है, निज़ाम सागर जो तेलंगाना में स्थित है वहाँ पर जाकर मिलती है, ठीक है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्रणहिता ये सब आती हैं। प्रणहिता जो है वो पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा को मिलकर प्रणहिता कहा जाता है। फिर पेंच, कान्हा, साबरी, इंद्रावती ये सब। राइट बैंक प्रावरा, मूला, मंजरा, पेदावागू और मानेर ईटीसी आती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी की, और गोदावरी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। आप ये बात याद रखिए कि ये मत सोचिए सारी चीज़ें आज ही याद हो जाए। डे टू डे आपको कवर करना है, डे टू डे आपको जो है उसमें से नोट्स बनाने हैं, और आपका खुद ब खुद लर्न होता चलेगा। देखिए जैसे मैंने क्या आर्टिकल बताया था, फाइनल वार्निंग इन फोर्स ऑफ भद्रा
भद्राचलम। भद्राचलम जो एक डिस्ट्रिक्ट एरिया होगा, मतलब एरिया है तेलंगाना में, वहाँ पर फाइनल वार्निंग दी गई क्योंकि गोदावरी रिवर उफान पे है। ठीक है, हमने गोदावरी रिवर के लिए ये आर्टिकल पढ़ा। अब अगला आर्टिकल उड़ान स्कीम से रिलेटेड है कि उड़ान स्कीम्स में जो है वो कैसे प्रॉब्लम आ रही हैं और उड़ान स्कीम का हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये देखिए, पहली बात, उड़ान स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने की थी। ठीक है, ये केवल फेयर को कम करने के लिए नहीं था, आपका किराया कम हो केवल इसलिए नहीं था, ये एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जो 2016 में आई थी उसका ये पार्ट थी। अब आपको नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी कब आई थी इसकी डेट भी याद होना चाहिए। मैं जिस चीज़ पर हाईलाइट कर रहा हूँ इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे उड़ान स्कीम रीजनल कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट डेवलपमेंट को इन्हेंस करती है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आई और कौन सी पॉलिसी के का पार्ट थी। ठीक है, ये जो एप्लीकेबल है ये 10 साल तक के लिए, मतलब 2016 में लॉन्च हुई, अप्रॉक्स 23 में इसे ख़त्म हो जाना है। तो देखते हैं कब ख़त्म होती है, गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड करती है। अब ये किराए पे 50% तक कंट्रोल करती है। जैसे आपका 1 आवर का सफ़र है और 1 आवर में आपको 5,000 टिकट लग रहा है, मगर गवर्नमेंट 2,500 का सपोर्ट कर रही है विएबिलिटी गैप फंडिंग से और 2,500 का किराया हो जा रहा है उसका। तो यही सब बातें बताई गई हैं कि कैसे कैब को, एयरफेयर्स के कैब को डिक्रीज़ किया गया। मगर इसमें बहुत सारे लूप होल हैं। क्या करती हैं एयरलाइन, करती क्या हैं कि अपना सफ़र 1 घंटे 15 मिनट कर देती हैं, तो उससे क्या होता है एयरफेयर कम नहीं हो पाता। तो ऐसी चीज़ें लूप होल हैं जो हम मेंस पर्सपेक्टिव से अभी पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट वीजीएफ, विएबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा इस कॉस्ट को कम कर रही है। विएबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? विएबिलिटी गैप फंडिंग कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ग्रांट प्रोवाइड करती है ताकि कोई कंपनी दिवालिया घोषित ना हो जाए, इतना फेयर बढ़ने से कोई कंपनी को नुकसान ना हो जाए, बस यही है। और रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड भी स्टेबलाइज किया गया। रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड क्या है, एक तरह का सेस लगेगा कुछ एयरफेयर्स पर। अब वो सेस लगेगा, वो कलेक्ट होगा और वो एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में काम आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। अब आप देखिए इसको फिगर के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब पिक्चर के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, 2016 में लॉन्च की गई। फीचर क्या है, स्मॉल और मीडियम सिटी को कनेक्ट करेगा, अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कराएगा, मेडिकल सर्विस में इसका इन्हेंसमेंट होगा। ये जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स है उड़ान 5.0 है। और बेनिफिट क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन करेगा एविएशन सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देगा, स्मॉल सेक्टर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। लाइफलाइन क्या, उड़ान की मेडिकल कार्गो भेजे जाते हैं छोटे छोटे शहरों में, वहाँ बेनिफिट करेगा। ठीक है, किसान को जो कृषि उड़ान करके एक चीज़ अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी, आपको बस ये पता होना चाहिए कृषि उड़ान क्या करेगा, फार्मर्स को उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में असिस्ट करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल उड़ान जो है उसमें स्मॉलर सिटी को कनेक्ट करेगा। तो ये उड़ान स्कीम्स का बेसिक्स है, आपको ये याद करना है और इसके बहुत सारे क्रिस्पी नोट्स बनाना है। आप देखिए, टाइगर की पॉपुलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है द हिंदू में। ये आर्टिकल कहता है कि एमपी में जो बिग कैट की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 2006 से कैसे, 2006 से 2010, 2014, 2018, 2022 कैसे पॉपुलेशन टाइगर की इंक्रीज़ हो रही है। आप यहाँ देखिए, तो यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा कि 2006 के बाद से टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है क्या, या ये पार्ट सही है इसका, तो आप फ़ौरन सही कह दोगे। और यूपीएससी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो 2006 नहीं कहेगा, 2010 के बाद से टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई देन इंक्रीज़ हुई, वहीं गलत हो जाएगा क्योंकि 2006 के बाद से टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ ही नहीं हुई है। अब इसके बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में क्या है, जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में हुई थी। 2010 में ये समिट जो हुई थी, इसमें कहा गया था कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर लेंगे 2022 तक। तो ये डबल करने का मुकाम सबसे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व
पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी को हासिल हुआ था, और जो हमारे इंडिया ने इसे 2022 से पहले ही अचीव कर लिया था। ठीक है, अब ये देखिए कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कौन से शेड्यूल में ये टाइगर आता है, तो शेड्यूल 1 में है। ठीक है, IUCN में ये इंडेंजर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड याद रखना है। अब क्या हुआ है कि साइंटिस्ट को कह रहे हैं, साइंटिस्ट टफेस्ट एक्सपेरिमेंट सोर्सिंग क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। मतलब क्या है, जो अभी एक बिल आया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, उसमें क्या है, बहुत सारी रिसर्च को बढ़ावा देने को कहा गया है, और उससे रिसर्च से रिलेटेड इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने को कहा गया है। तो इसकी बात से रिलेटेड गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस से कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और क्या कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को कुछ चीज़ें MSME से और PSU से लेना कंपलसरी है। तो उस कंपल्सन की वजह से क्या होगा कि हमारी क्वालिटी जो है वो गिर जाएगी रिसर्च की, यही बात की गई है। तो हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस कब लॉन्च हुआ, इसका क्या कहते हैं, क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें। तो गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जो है वन स्टॉप नेशनल पब्लिक पोर्टल है। वन स्टॉप नेशनल पब्लिक पोर्टल का मतलब क्या है, ये एक पोर्टल है। पोर्टल का मतलब होता है एक वेबसाइट है, अमेज़ॉन की तरह ये वेबसाइट है। आप यहाँ से सेंट्रल PSU को और मिनिस्ट्री को और डिपार्टमेंट को और स्टेट्स की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ से ख़रीद सकती है ईज़िली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट को एक कंपल्सन कर दिया गया है। मैंने बोला सेंट्रल, नॉट की स्टेट। कंपल्सन कर दिया कि आप इतने % प्रोडक्ट MSME से ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे। तो ये बात आपको याद रखना। ये लॉन्च 2016 में हुई, जैसे उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी, ये भी लॉन्च 2016 में हुई। इसका लॉन्च होने का रीज़न ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशियंसी लाना था गवर्नमेंट की सर्विसेज में। कैसे ट्रांसपेरेंसी, कैसे आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, गवर्नमेंट का उसका प्राइस पता होगा, आप इजीली उसका बिल पा सकते हैं। जबकि क्या होता था, ऑफलाइन ऑर्डर करने में बिल भी नहीं मिलता था। फिर अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि करप्शन बढ़ जाता था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये गैम पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये हमने गैम के लिए आर्टिकल डिस्कस किया। अब अगला आर्टिकल क्या है, यूरोपियन यूनियन इंक्रीज हीट ऑन नाइजर कूप लीडर। मतलब क्या है, नाइजर में कूप हो गया है, तो उससे रिलेटेड क्या है, फ्रांस ने वार्निंग दे दी है। तो वहीं बताया गया कि नाइजर कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम नाइजर की लोकेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में हमारे लिए एटलस में लोकेशन देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप वर्ल्ड मैप में ज़रूर देखिए। तो जैसा कि नाइजर जो है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, और जिसका बॉर्डर लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया और छड़ से मिलता है। अब आगे हम देखेंगे, ये आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीचों बीच में है। ऐसे क्वेश्चन UPSC ज़्यादा पूछता है। बॉर्डर से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता है, वो इतने नहीं पूछता। सबसे ज़्यादा पूछता है क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इसको रेखा काटती है। तो आप देखिए नाइजर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं से कहीं तक नहीं काटती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आज के हमने ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए द हिंदू और अदर पेपर से मैंने इसको कलेक्ट किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।